हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। दोस्तों, आज सेशन में बात करेंगे हम लोग व्रत के बारे में। आज हमारा जो है नया टॉपिक है और नया चैप्टर भी है। आज हम लोग इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 10.1 उसको खत्म भी करेंगे और जानेंगे कि व्रत के बारे में क्या है। हालांकि मैंने मेंस्ट्रुएशन जब टॉपिक कवर किया होगा तो वैसे भी मैंने पहली बार कई बार मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि व्रत कैसे काम करता है। हालांकि वहां पर स्फीयर के बारे में भी बताया गया है, लेकिन मैंने व्रत के बारे में कई बार आप लोगों को बताया है, जिसमें मैंने परिधि, क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या, जीवा, ये सब के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। आज हम लोग वही चीजें फिर से देखेंगे और देखेंगे कि आज हमें नया टॉपिक क्या मिलने वाला है। व्रत के बारे में आज कुछ स्पेशल जानेंगे और ये देखेंगे कि उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो पूरा सेशन लगातार मेरे साथ बने रहें और जितने भी लोग आज मेरे साथ नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आपको आने वाले सभी सिलेबस का सॉल्यूशन लगातार इसी तरह से मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करना जरूर, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं और बताते हैं आपको आज के सेशन में क्या है। तो दोस्तों, व्रत के बारे में आप जानते हैं कि जब भी हम लोग एक बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर ट्रेवल करते हैं, क्या बोला मैंने, एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित बिंदु पर ट्रेवल करते हैं। एक बिंदु ले लिया, इससे एक निश्चित दूरी ले लो, ठीक है। निश्चित दूरी होनी चाहिए, ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए। जब आप इस निश्चित दूरी को ट्रेवल करते हो इसके चारों तरफ, ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए। अगर आप यहां से नापो तो भी उतनी ही दूरी आएगी, यहां से नापो तो भी उतनी ही दूरी, यहां से नापो तो भी उतनी ही दूरी। मतलब दूरी इसकी जो होनी चाहिए, यहां केंद्र से इसकी दूरी बदलनी नहीं चाहिए। तब जो पाथ बनता है उस पाथ को हम लोग व्रत बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? परिभाषा में आपको यही लिखना है, जब एक बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर गमन करते हैं या चलते हैं, तो उस समय जो पाथ बनकर तैयार होता है उसे व्रत कहते हैं। बिल्कुल एक उसी तरह से जैसे गाय, बकरी, भैंस को बांध दिया जाता है ना, खूंटे से, रस्सी से बांध दिया जाता है। अब वो क्या करे, उस खूंटे के चारों तरफ क्या कर जाए, चक्कर लगा जाए। तो ये जो रस्सी है ये इसकी त्रिज्या बन गई, खूंटा केंद्र बन गया और बाकी जो पाथ बन गया वो व्रत बन गया। तो इसी तरह से ये क्या बन गया है, ये बन गया है केंद्र, राइट। और आपको पता है कि ये जो आपकी भुजा आ रही है, अंदर वाली जो ये लाइन दिख रही होगी, इसको आप लोग बोलते हो त्रिज्या। उसके बाद में ये चीज भी एक बनती है, ये क्या बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पर आप चल रहे हो। ये पूरा फिगर तो व्रत का है, ये पूरा फिगर व्रत का है, बट आप जो ये चलते हो ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा चलकर आए हो, ये क्या चीज होती है, तो ये होती है परिधि। ये कई बार मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, सेशन को स्टार्ट करने से पहले भी बताया कि ये सब बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, या तो मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक में बताया होगा। हालांकि वहां पे व्रत नहीं, हम लोग गोला पढ़ते हैं, तो जहां भी व्रत मैंने पढ़ाया होगा वहां पर ये सारी बातें आपको बताई होंगी। आइए बताते हैं। परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया, तीन पार्ट तो आपने जान लिए। इसके बीच में जितना भी ये जगह कवर करेगा उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अगर इंग्लिश में इनकी बात करूं तो आप इसको सरकमफेरेंस बोलते हो स्टूडेंट, सरकमफेरेंस। इसको बोला जाता है रेडियस। ये हो गया एरिया। क्लियर इतनी बात? अच्छा, तो ये तीन चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इनका काम आएगा कि नहीं आएगा वो हम सेशन में देखेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, बट आप अभी ये जान लो कि वृत्त के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। तो ये चीजें तो आपको पता चल गई, सरकमफेरेंस, त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या होता है। अब एक चीज और दिखाते हैं। आप जब भी यहां पर केंद्र होता है, केंद्र से जब इस तरफ लाइन डालते हैं तो ये तो एक त्रिज्या हो जाती है। अगर इसके पीछे साइड में भी हमने क्या किया, एक लाइन डाल दी, तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। मतलब यहां से ये त्रिज्या और यहां से ये त्रिज्या इस जगह से डिवाइड हो रही है, त्रिज्या है। तो यहां से लेकर परिधि तक जो गई वो त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक आई जो वो त्रिज्या है। तो ये जो पूरी लाइन बनकर तैयार होती है, जो कि केंद्र से जाती हुई दिख रही होगी आपको, यहां से जब आप ट्रेवल करेंगे यहां तक पार कर गए तो ये हमारी बनती है डी। डी मतलब डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास। तो मतलब ये पूरी लाइन जो बनकर तैयार होती है ना, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। उम्मीद है ये बात क्लियर। तो डायामीटर कैसे बना, डायामीटर बना 1r और 2r, मतलब 2r को लेने से एक डायामीटर बनता है। जब 2r लेते हैं तो हमारा डायामीटर बनकर तैयार होता है। डायामीटर क्लियर, एरिया क्लियर, रेडियस, परिधि, ये सब क्लियर हो गया। अब और बताते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये जो भुजा है, ये जो रेखा है, रेखाखंड जो है ये केंद्र से होकर ना जा रहा हो, तो नीचे से अगर जा रहा हो, फॉर एग्जांपल ये केंद्र हो गया, केंद्र से ना जो होकर ऐसे जाए,
या फिर ऐसे जाए, कुल मिलाकर केंद्र से ना जाए। ये 3 रेखाएं मैंने डाली हैं आपके सामने। तो ये क्या बनेंगी? क्या तब भी ये व्यास है? जी नहीं, तब ये व्यास नहीं है। तब इनको हम लोग जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब ये हो जाएगी जीवा, और जीवा का हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। जीवा को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और जीवा क्या होती है? जो केंद्र से ना जाए, जो केंद्र से ना जाए और लेकिन त्रिभुज को, सॉरी त्रिभुज नहीं, वृत्त को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक काट दे, तो इसे हम लोग बोलते हैं जीवा। तो ये टर्म्स आपको याद हो जाएंगे, परिधि, सरकमफेरेंस, क्षेत्रफल, व्यास एंड जीवा। 5 हो गए। आगे देखते हैं और जानिए स्टूडेंट्स मेरे साथ में कि आगे और कौन कौन से टॉपिक हैं। अब आपको वो बताते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? ये तो आपकी जानकारी के लिए हो गया, जानकारी मिल गई हो। तो अब बताते हैं आपको और क्या याद रखना है, इनके ऊपर की प्रमेय कैसे बनेंगी, ये सब बातें आज बताते हैं। देखिएगा, तो हम ये समझाएंगे आपको कि जैसे आपके पास में एक वृत्त होता है, ठीक है। अब इसके पास में एक रेखा ऐसी लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरा बुक में दिया हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं कि बुक में क्या दिया हुआ है। एक फिगर ऐसे बना है, एक फिगर आपका ऐसे बना हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक, और एक फिगर ऐसे बना हुआ है। ये तीनों ही फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए ये कौन से फिगर हैं। अच्छा, आप जरा इसको समझें, यहां पर वृत्त और इस रेखा के बीच में कोई संबंध नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अस्पर्श रेखा हुई। कौन सी रेखा हुई? अस्पर्श, जो कि स्पर्श भी ना करे। स्पर्श का मतलब टच करना, अनटचेबल रेखा है ये, अनटचेबल लाइन है। ओके, तो इसको बोलेंगे अस्पर्श रेखा। बहुत बढ़िया चीज। और जाने, जब ये लाइन और आगे खसक के आ गई तो इसको टच कर गई, टच कर गई तो टच करने के बाद में आपको पता चला कि इसने वृत्त के एक बिंदु पर इसको काटा है, वृत्त के एक बिंदु पर इसको काटा है, जो आपको यह दिख रहा होगा। आप चाहे इसको बोले कि छुआ है एक बिंदु पर, चाहे ऐसा बोलें कि इसको काट दिया एक बिंदु पर। तो इस रेखा ने इस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दिया, छेद कर दिया, इसमें एक बिंदु पर छेद कर दिया, प्रतिच्छेदित कर दिया, ठीक है। तो ये जो रेखा बनकर तैयार हुई इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गई अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा। या फिर अभी एक और बात बताएंगे, अभी एक और बात बताएंगे, इसको अप्रतिच्छेदित भी बोल सकते हैं आप। अप्रतिच्छेदित मतलब इसने कहीं भी छेदा नहीं है, इसको कहीं भी इसमें होल नहीं किया है, कहीं भी इसको क्रॉस नहीं किया है। तो ये अस्पर्श रेखा या अप्रतिच्छेदित रेखा भी बन सकती है। ये स्पर्श रेखा हो गई जिसने वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है। बार बार बोल रहे हैं, प्रतिच्छेदित किया है, टच नहीं, प्रतिच्छेदित किया है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रहेगा। आगे देखते हैं। अब इसको और अंदर ले गए, इसने वृत्त को 2 भाग में अलग अलग बांट दिया, मतलब कि काट दिया पूरा का पूरा वृत्त। और काटने के बाद में आप देखेंगे कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच कर गई ये रेखा। तो इसने तो एक ही बिंदु पर किया था, जब एक बिंदु पर करने पर वृत्त 2 भाग में बंटता नहीं है, लेकिन अगर 2 बिंदुओं पर कट कर दे तो इसके मतलब यह हुआ कि वृत्त 2 भाग में बंट जाएगा, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 हो गया। तो अब ये रेखा क्या बनेगी? ये रेखा बनेगी प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा स्टूडेंट, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बताते हैं। अब यहां पर और कौन कौन सी चीजें आपको जाननी चाहिए प्रतिच्छेदित रेखा के बारे में। आपको अब इसमें ना कई टर्म्स पूछे जाएंगे कि एक वृत्त पर कितने प्रतिच्छेदित खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त पर कितने अप्रतिच्छेदित खींचे जा सकते हैं, ये बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसको हम लोग छेदक रेखा भी बोलते हैं। इसको रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा भी बोलेंगे, छेदक रेखा, ठीक है। सब चीजें बुक में दी हुई है, मैं आपको सिलेबस ही कंप्लीट करा रहा हूं, कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो जो चीजें आपके बुक में दी गई हैं सिलेबस में, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो पेपर के लिए तैयार करते रहिए और जो बताते चले वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। आइए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो है इसकी मिस्टेक लग रही थी मुझे, बड़ी की मात्रा लगाओ, प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। तो अब मेरे पास में अभी मुझे ये गलत लग रहा है, अप्रतिच्छेदित रेखा में बड़ी की मात्रा लगानी है कि छोटी की मात्रा, आज मेरे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, अभी जो अगर मिलता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिलहाल अभी इसी से काम चलाइए, है ना। आइए बताते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि प्रतिच्छेदित रेखा और छेदक रेखा इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा जो टच करके जाए, अस्पर्श रेखा जो ये हो जाए। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे ये बताएं
मैं इस तरह की लाइनें इस पर कितनी डाल सकता हूं, मैं इसी तरह की कितनी लाइन डाल सकता हूं, तो मैं डाल सकता हूं अनंत लाइनें। कितनी लाइनें? अनंत लाइनें। अनंत लाइनें आप डाल सकते हैं जो कि सब की सब छेदक रेखा बनेंगी। बताइए ये बात से संतुष्ट हैं? क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त पर हम लोग अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। क्या इस बात में कोई समस्या है आपको? बताइए जरा। एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो भी छेदक वाली, जो कि दो बिंदुओं पर छेद करें। अच्छा, एक वृत्त पर कितनी, आप लोग एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? तो मेरे हिसाब से आपका बिंदु यहां भी हो गया तो आपने ऐसे खींच दिया, आपका बिंदु यहां हो गया ऐसे खींच दिया, यहां हो गया ऐसे खींच दिया। क्या ये सब स्पर्श रेखाएं नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या नहीं है? आप ऐसा कॉमन सेंस लगा के नहीं समझ पाओ कि जितनी भी आप बिंदु ले पा रहे हो उतनी रेखाएं आप खींच सकते हो। और एक वृत्त जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब हो गया कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक वृत्त जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है और अनंत बिंदुओं पर फिर हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया स्पर्श रेखाएं भी कितनी खींच सकते हो? अनंत खींची जा सकती हैं, मतलब अनगिनत खींची जा सकते हैं, गिनती नहीं है इनकी। अच्छा, अस्पर्श रेखा भी, अस्पर्श रेखा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पूछेंगे। आप चाहे तो अस्पर्श रेखा से क्या रिलेशन है, ये तो छू भी नहीं रहा है इसको, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अच्छा, अब एक चीज और बता दें स्टूडेंट्स, आप लोग जरा यहां पर ये सोचें कि अगर इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये कॉमन सेंस आपको जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये जरूर अप्लाई करें वहां पर, यही आपके साथ में काम आएगा वहां पर। इसीलिए मैंने पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी बताई है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज और है जिसको हम लोग प्रमेय बोलते हैं। आपके पास में एक प्रमेय भी दी गई है, उस प्रमेय को आप ध्यान रखें और क्या समझाने वाले हैं उस प्रमेय को समझें जरा। यहां पर यह बोला गया है कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा पर, हाँ मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, जब मैंने ये फिगर बताया था, ये फिगर बनाया था स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक रेखा टच कर गई थी, इसको कट कर गई थी ना, प्रतिच्छेदित कर गई थी। तो ये जो बिंदु होता है ना जहां पर ये टच करती है, इसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि अब जो प्रमेय बोलने जा रहे हैं उसमें इसका काम आएगा। तो क्या काम आएगा, चलिए उसको बताते हैं। तो हमने ये बोला कि एक वृत्त पर स्पर्श बिंदु, ठीक है, एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा या पड़ने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु पर पड़ने वाली रेखा उस रेखा पर, उस स्पर्श रेखा के लिए लंब होती है। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला, एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर पड़ने वाली त्रिज्या या स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री होती है। देखिए दोस्तों, शब्दों को याद नहीं करना है, जो फिगर बनाया गया है यही आपको बोलना है, फिर भले ही लफ्ज बदल जाएं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो काम किया है वही बोलना है। मैं अगर इसको फिर से बोलूंगा तो हो सकता है मेरे वर्ड्स कुछ चेंज हो जाएं, क्योंकि मैंने यहां पर याद करने पे नहीं, चीजों को समझने पे फोकस किया है। वही चीज आपको समझा रहा हूं कि एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर या फिर उससे गुजरने वाली त्रिज्या उस स्पर्श रेखा के लिए लंब होती है या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस शब्दों में आप बोल सकते हो। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। ये प्रमेय आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या डाली जाए तो वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी तो यहां पर आपने डाल दिया तो भी लंब हो जाएगी। यहां से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही थी, यहां पर डाल दीजिए तो भी लंब हो जाएगी। तो इस तरह से हर जगह पे लंब बनेगा, चाहे आप किसी भी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या को गुजारें। चलिए आइए दोस्तों, तो प्रमेय नंबर 1 आपने पढ़ ली। प्रमेय नंबर 1 का यूज बहुत होगा, तो आप लोग जरा इसको ध्यान में रखें और यूज कैसे करेंगे वो हम सिखाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं 10th एक्सरसाइज पर और देखते हैं क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन के अंदर। ओके,
इन्होंने हमसे ये कहा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जरा आप सोच के बताएं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या आप इसके बारे में सोच पाएंगे? मैंने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस किया है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस किया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं कितनी हो सकती हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, राइट। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बताओ कितनी हो सकती हैं। अच्छा, हम लोग ना यहां पर जरा इस बारे में जरा ध्यान देंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है ना आपकी, ये तो इस समय तो एक दिख रही होगी आपको, है ना। मैं कहूंगा यहां से भी आप डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं, यहां से भी डाली जा सकती है स्पर्श रेखा। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे यह पूछा है कि स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। आप जरा सोच के देखें, मैंने अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया था, आप फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर अगर मान लीजिए बिंदु हुआ, यहां पर बिंदु हुआ, यहां पर बिंदु हुआ, तो आप जरा ये बता सकते हैं इसमें कितने बिंदु आ सकते हैं? भाई अनंत बिंदु आ सकते हैं, और जितने बिंदु आ सकते हैं उतने बिंदु से रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि स्पर्श रेखाएं आएंगी। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, फिर चाहे आप ऐसे खींचें, फिर चाहे आप ऐसे खींचें, ठीक है। जहां जहां बिंदु आप ले पा रहे हैं वहां वहां आप खींच सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला आंसर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है ये बात आपको पता चल गई होगी। पहला आंसर हमने यहां पे लिख दिया है अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला गया है। और इसमें कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने जैसी चीज नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर डैश पर प्रतिच्छेदित करती। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस दूसरे का पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये देखिए स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु डैश पर प्रतिच्छेदित करती है। तो किस बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। उस बिंदु, या तो यहां पर आंसर होना चाहिए स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। कहां पर? स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। या तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं एक बिंदु पर। इसका आंसर दो हो सकते हैं। या तो इन लोग आप यहां पे ये भर सकते हो स्पर्श उसे बिंदु स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, या फिर उसे बिंदु एक पर प्रतिच्छेदित करती है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दोनों आंसर में कुछ भी आंसर बना सकते हो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये हम भर सकते हैं किस पर? स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ये भी हमें पता चला, जहां पे टच करेगी वहीं प्रतिच्छेदित करेगी। या फिर जहां पर एक आंसर लिख सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में से जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा हो वो लिख देना, या फिर दोनों ही आप लिख सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है? दो बिंदु पर कब प्रतिच्छेदित करती? जब ये वाली होती थी। तो करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। बस यही दोनों नाम बताए थे, दो हो गए। तीसरा देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है। तीसरे में बोला है इन्होंने एक वृत्त की डैश समांतर रेखाओं हो सकती हैं। कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की खाली? तो देखिए ये स्टूडेंट, ये हमने डाल दिया, यहां से एक वृत्त, एक रेखा डाली, इसकी कितनी, एक और समांतर रेखा कितनी डाल सकते हो भाई साहब? बस एक ही और डाल सकते हैं, ठीक है। इसके समांतर हम बस एक और डाल सकते हैं, मतलब दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, बस। तो हमने कहा कि दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसको चाहे आप ऐसे बना लेते, ऐसे बना लेते तो भी फर्क नहीं था, ऐसे बना लो तो भी फर्क नहीं। तो दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं एक वृत्त पर, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त के बिंदु और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब देखिए ये वाला था, ये था वृत्त का बिंदु, और यही वाला बिंदु एक स्पर्श रेखा का बिंदु भी था। दोनों की दोनों ही एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। तो ये उभयनिष्ठ हुआ बिंदु, क्योंकि वृत्त के पास भी यही है और स्पर्श रेखा के पास भी यही है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। बताया है आपको कई बार। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें और कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको करते रहना है। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा के लगा दिए हैं। क्लियर? आइए 5 हो गए टोटल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है, जरा उसके ऊपर नजर डाली जाए।
तो हमसे वो ये बोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, शब्द तो समझ में आए नहीं होंगे, बट मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्या इन्होंने बोला है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने PQ, OQ, 0Q कुछ ऐसे ऐसे बोल बोल के कंफ्यूज कर दिया है ना, तो जो मैंने बोला होगा आपको क्लियर तो सुनाई दिया नहीं, ठीक है, समझ में आया नहीं। तो आप लोग यहां जरा देखें मैं समझा क्या रहा हूं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लो, ये लो, हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा मतलब यहां पर कोई P है और यहां पर एक स्पर्श रेखा है, ये देखिए ऐसे एक स्पर्श रेखा है। ये फ्री हैंड फिगर है इसलिए लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप जरा मैनेज करें। स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली, ये रहा P और Q, ठीक है, हमने यहां पे Q बना लिया। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यहां O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q जो है 12 सेंटीमीटर होता है। O ये रहा और O और Q कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 5 है, त्रिज्या कितनी है, 5 है, त्रिज्या हमारे पास 5 हो गई। तो आपको ये बताना है PQ की लंबाई बताइए, मतलब इसकी लंबाई बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि यहां पर ये एंगल कितना होना चाहिए, जो एंगल P है वो कितना होगा, तो ये हो गया Q और ये हो गया O, ठीक है। तो O और Q जो है हमारा कर्ण है, तो हमारे पास ये 12 हो गया और हमारे पास OP कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा 5, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब बन जाएगा। कुछ इस तरह से ट्रायंगल समझ में आ गया। ये 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा, चूंकि एंगल OPQ जो होगा वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। प्रमेय नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाई है। प्रमेय नंबर 1 में बताया था आपको कि किसी भी स्पर्श रेखा पर पड़ने वाली त्रिज्या उसके लिए लंब का कार्य करती है, ये बात आपको बताई थी। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये कौन सा, समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका मतलब हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस हम लोग यहां देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। स्टूडेंट्स आप जरा बहुत ध्यान से देखें, पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यही बात हमको समझाई जाती है। OQ का हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में QP हमें पता नहीं है, OP हमें 5 का स्क्वायर रखना है, QP हमें पता नहीं है। ये हो गया 25, ये हो गया 144, इसको उठा के इधर ले आओगे, माइनस में आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा QP का स्क्वायर। माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद में ये हो जाएगा 144 में 20, पहले तो 20 माइनस कर लो और ये 119 बच गया, मतलब ये आ गया QP का स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाएंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से बात बनेगी कि स्क्वायर रूट 119, ये हो गया QP। तो इतनी लेंथ हमारी आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो आप लोग निकाल कर रख सकते हैं। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। डी में आपको दिया गया स्क्वायर रूट 119, तो वही आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखेंगे और समझेंगे हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। इन्होंने बोला है एक वृत्त खींचिए और दी गई स्पर्श रेखा, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श हो और दूसरी रेखा छेदक हो। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझो, एक वृत्त खींचना है हमको। पहले बात तो इन्होंने कहा एक वृत्त खींचिए, तो चलो वृत्त खींच देते हैं, ठीक है। बात को बहुत ध्यान से समझो, मैं बोल क्या रहा हूं। पहले इन्होंने कहा वृत्त खींच देते हैं, तो वृत्त खींच दो, बढ़िया। फिर इन्होंने ये बोला एक दी गई रेखा, यहां पर कोई रेखा दी गई है, ऐसे इस वृत्त के साथ में एक रेखा दी गई है। दी गई रेखा, ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। इसके साथ में ऐसी रेखाएं खींचो, ठीक है, समांतर रेखाएं, इसकी समांतर होनी चाहिए जो, और समांतर होने के साथ में इस वृत्त के लिए स्पर्श होनी चाहिए, एक स्पर्श रेखा हो। बहुत बढ़िया। और इसी के समांतर एक रेखा ऐसी भी खींचो जो कि क्या हो, छेदक रेखा हो, जो कि इन्होंने कहा दूसरी वाली छेदक रेखा हो। तो देखो हमने खींच दी, ये रेखा दी हुई थी, इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था एक वृत्त के साथ में एक ऐसी स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा खींचिए जिसके समांतर जाने वाली रेखा एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। ये मेरे पास में चौथा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने कहा कि यहां पर ये है O और ये हो गया मेरे पास में L M N। तो हमने कहा L रेखा दी है
एम रेखा समांतर है, समांतर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, समांतर भी है और स्पर्श रेखा है एल की। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि एन रेखा समांतर छेदक रेखा है। आपको अगर बताऊं मैं कि समांतर क्या होता है, समांतर वो होता है जब दो लाइनें एक साथ चलें लेकिन एक दूसरे को कहीं भी काटे नहीं, और काटेंगी तब नहीं जब इनके बीच में बराबर दूरी हमेशा रहेगी। अगर मान लीजिए ऐसे हो गया तब तो ये जाके काट देगी, क्योंकि इनके बीच में दूरी कम होती जा रही तो काट देगी, तो दूरियां बराबर होती है तो इसको बोला जाता है समांतर रेखा है। क्लियर? तो ये तीन बातें आपको यहां पर लिख देनी है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया गया है ना, प्रश्नावली 10.2 आएगी अब आगे। तो हम लोगों ने आज के सेशन में बात की है 10.1 की। आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। छोटा है, हमें पता है छोटा है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। हम लोगों का टारगेट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1 घंटे का सेशन लेते हैं। अगर उस 1 घंटे में एक एक्सरसाइज हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दूसरा लिया जाता है। आज 1 घंटे से पहले ही हमारी एक्सरसाइज हो गई तो हम लोग आज का सेशन इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर इस सेशन में कोई भी क्वेरी बनती है आपकी, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अदर सोशल मीडिया पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एक लाइन से मिल जाएंगे। टीचमेंट पर लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में टीचमेंट पर भी ऐड हो सकते हैं। टीचमेंट की लिंक्स आपको नीचे दे दी गई हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है, कुछ जानकारी नहीं लगी हो तो आप सेशन को शेयर करें और लाइक करें ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। जितना ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ये सेशन और आगे मोटिवेट होगा और आगे तक बढ़ेगा, तो आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाने में हम लोगों को हेल्प होगी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जाते जाते एक बात और बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले जितने भी सिलेबस हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिया जा सके और टाइम पर आपके पास पहुंचाया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की नीड आती है और किसी भी तरह का आपको चीजों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपको अपना सजेशन बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन बहुत अच्छे से बीत गया होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।